ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने टॉट्स जो है यहाँ तक कंप्लीट कर रखा है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टॉट्स एंड क्राइम। ठीक है, क्या देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन टॉट्स एंड क्राइम। तो क्राइम एंड टॉट के बीच में डिफरेंस क्या है? मैंने पहले भी बता रखा है कि क्राइम अलग होता है, टॉट अलग होता है। टॉट एक प्रकार का, क्या बताइए ना, इन्फ्रिंजमेंट होता है ऑफ सिविल राइट्स। किसी भी एक सिविलियन को जो राइट मिलता है उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है टॉट। समझ में आ रहा है? चलो, उसके बाद टॉट में ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इज टू रिकम्पेंसेट। टॉट में हमेशा रिकम्पेंसेशन होगा। कंपेंसेशन हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी लॉस सफ़र हुआ प्लेंटिफ को, प्लेंटिफ मतलब वो जिसने केस कर दिया, ठीक है, आपके ऊपर, तो उनको हम लोग कंपेंसेट कर सकते हैं टॉट में। लेकिन क्राइम में ऐसा नहीं हो सकता। क्राइम में क्या है बताइए? बोले कि भैया ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट विच अफेक्ट्स दी होल कम्युनिटी। क्राइम ऐसा होता है जो पूरे कम्युनिटी को अफेक्ट करता है। एंड यहाँ पे कंपेंसेशन वगैरह नहीं दिया जाता, यहाँ पे सीधा पनिश किया जाता है। समझ में आ रहा है? पनिश द अक्यूज्ड इफ कॉन्विक्टेड, अगर वो कॉन्विक्टेड हो चुका है तो। ठीक है, ये डिफरेंस समझ चुके हैं हम लोग टॉट एंड क्राइम के बीच में। एंड टॉट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये नेसेसरी नहीं था लेकिन फिर भी नेसेसरी है सलमॉन्ड को देखते हुए। ये करने के बाद मैं सलमॉन्ड के पास वापस जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये नेसेसरी क्यों था। टॉट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग चीज़ है, सेम चीज़ नहीं है। टॉट में क्या होता है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है। मैंने पहले भी बताया था कि ड्यूटी क्या होता है, कौन ड्यूटी देता है? लॉ ड्यूटी देता है। नाउ यू हैव अ ड्यूटी टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, राइट, कि आप उनको जाके धक्का ना मार दो, है कि नहीं? आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप हमेशा सिविल लॉ को फॉलो करते हुए चले, है कि नहीं? आप रास्ते पे चल रहे हो, किसी को धक्का मार दिए, किसी को गाड़ी से उड़ा दिए, ऐसा तो नहीं। तो एक ड्यूटी बनता है आपका, तो वो ब्रीच हो गया है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, विच इज़ फिक्स्ड बाय लॉ, जिसने लॉ ने फिक्स किया है। फिर डैमेजेस आर जनरली अनलिक्विडेटेड, जो कि भुगतान नहीं किया गया है, एंड आर डिटरमाइंड बाय कोर्ट। ठीक है, वो कोर्ट डिटरमाइन करता है कि कितना डैमेजेस पे करना है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है विच इज़ फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। अब ये देखो, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्राइम नहीं। तो यहाँ पे जो ब्रीच होता है, ये एक प्रकार का ड्यूटी ब्रीच कर दिए। अब ये ड्यूटी लिखा कहाँ पे है? कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, पार्टी ए, पार्टी बी, या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है पार्टी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, डैमेजेस आर फिक्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बताइए? डैमेज जो भी हो रहा है, डैमेज जो भी हुआ पार्टी ए के ब्रीच करने की वजह से, या फिर पार्टी बी के ब्रीच करने की वजह से, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी का ब्रीच करने की वजह से, थर्ड पार्टी इन सेंस पार्टी सी, पार्टी डी, पार्टी ई, जो भी इन पार्टी है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उनके ब्रीच करने की वजह से जो भी नुकसान हुआ है वो हम लोग भरपाई कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जिस प्रकार से लिखा होगा उस प्रकार से। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बवाल आगे देखेंगे हम लोग। काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटीज पढ़ेंगे हम लोग। क्या बताइए ना? काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। अब भिन्न भिन्न प्रकार के लाइबिलिटीज होते हैं। टॉर्टियस लाइबिलिटी मतलब टॉट होते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दूसरा है विक्रियस लाइबिलिटी, तीसरा है विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? क्या, कैसे, हम लोग समझेंगे। अच्छा, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को हम लोग जो है 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है, जो कि हम लोग इसको इनएविटेबल है, ठीक है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो एक्सीडेंट हो गया, अब आपके ऊपर आ गया है लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? इसका एक बहुत बढ़िया केस बनता है जो कि है राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। ठीक है, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। अच्छा, ये क्या है केस, मैं समझाता हूँ आपको। पहले ये पढ़ लेते एक बार। बोले सच लाइबिलिटी अराइजेस इन केसेस वेयर डैमेज इज डन बाय द एस्केप ऑफ डेंजरस सब्सटेंसेस। ये कौन सा प्रकार का लाइबिलिटी है? इनएविटेबल एक्सीडेंट। ये उस प्रकार का लाइबिलिटी है जहाँ पे डैमेज होता है क्योंकि कुछ डेंजरस सब्सटेंस था जो कि एस्केप हो गया, मतलब निकल गया आपके कंट्रोल से। आपने आपके लैंड में लाकर रख दिए कुछ डेंजरस सब्सटेंसेस और वो निकल गया। ठीक है, सच केसेस, एंड निकल के क्या हो गया? आपके आस पड़ोस के जो भी घर वगैरह है उनको हार्म कर दिया। ठीक है, तो सच केसेस आर वेयर अ मैन इज मेड बाय लॉ
एन इंश्योरर ऑफ द अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज़। यहाँ पे जिस इंसान के वजह से ये लीक हुआ कोई भी डेंजरस सब्सटेंस, वो बन जाएगा इंश्योरर। किसके अगेंस्ट का इंश्योरर बनेगा? हाँ जी, अगेंस्ट हिज एक्टिविटीज़, उसके एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट, ठीक है, रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज़, जो भी कांड हुआ उसके अगेंस्ट वो इंश्योरर बन जाएगा। पब्लिक को नुकसान का भरपाई तो करना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है? चलो, ये रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस से हम लोग समझेंगे। ये तो फॉरेन केस है, पकड़ लो, ये फॉरेन केस है। हम लोग इंडियन केस भी देखेंगे, ठीक है, इस चीज़ का। चलो, ये देखो, ये है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, ठीक है, 1868 का केस है। इज दैट अ मैन, बोलता है यहाँ पे, इज दैट अ मैन एक्ट्स एट हिज ओन पेरिल, उसकी खुद के हिसाब से वो काम करता है, एंड वो इसीलिए वो इंश्योरर है। किस चीज़ का इंश्योरर है? वो इंश्योर करेगा कि सेफ्टी रहे उसके नेबर्स का, ठीक है, और अगर सेफ्टी ब्रीच हुआ देन उसी को भरपाई करना होगा, ठीक है, अगेंस्ट एनी एक्सीडेंटल हार्म। इंश्योरर ऑफ द सेफ्टी ऑफ हिज नेबर्स अगेंस्ट एनी एक्सीडेंटल हार्म। क्या हो गया रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में? एक बंदा था जिन्होंने, उनका एक प्राइवेट प्रॉपर्टी था, उस प्रॉपर्टी के ऊपर रिजर्वर बनाया, ठीक है, जहाँ पे पानी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इसके नीचे था माइनिंग शाफ्ट्स, रिजर्वर के नीचे पुराना माइनिंग शाफ्ट्स था, ठीक है, और इसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो फट गया। जैसे ही फट गया, उसके लैंड से पानी जितना भी उसने रिजर्व किया वो निकल के उसके नेबर के माइनिंग की जगह पे घुस गया, और उसका माइन सब खराब हो गया, है कि नहीं? उसका माइन पूरा ख़राब हो गया। और जैसे ख़राब हो गया, फिर ये बंदा बोलने लग गया, भैया तुम्हारे वजह से मेरा माइन ख़राब हुआ, तुम भुगतान करो। समझ में आ रहा है? ये है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का छोटा मोटा केस। ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हम लोग एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी देखेंगे, सेम चीज़ है। अच्छा, इतना समझ में आ चुका है। किसका गलती था? इस इंसान का गलती था। क्यों? क्योंकि इसने अपने लैंड का नेचुरल यूज़ नहीं किया। अरे भैया, कौन इतना बड़ा रिजर्वर बनाता है अपने लैंड में? बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, समझ में आ रहा है, विदाउट एनी काइंड ऑफ रिसर्च एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। नेचुरल यूज़ तो था नहीं, तो इसलिए क्या कर दिया, कोर्ट ने इसको दोषी ठहराया एंड बोले कि भैया कंपेंसेट करो। समझ में आ रहा है? सेम एक केस हुआ यहाँ पे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल इन रायलैंड वर्सेस फ्लेचर इन केस ऑफ एंटरप्राइज एंगेज इन ए हज़ार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री। यहाँ पे एक केस था जो कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, ठीक है। उनका एक फैक्ट्री था जहाँ पे नाम क्या था, श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। क्या हो गया कि भैया इनके फैक्ट्री में एक डेंजरस गैस जो है वो लाके वो लोग रख दिए, जो कि वो लोग काम करते थे इस गैस से। समझ में आ रहा है ना? इनके फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में वो काम कर रहे थे। लेकिन क्या हो गया एक दिन अचानक कि ये जो गैस इन्होंने स्टोर करके रखा है ना, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक का टाउन है, ठीक है, एंड यहाँ पे इनका फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री एरिया है एंड ये पब्लिक का टाउन है। अब ये डेंजरस गैस, ओरियम गैस जो है वो लीक कर गया, यहाँ से लीक कर गया, और ये गैस जैसे ही निकला यहाँ से एंड सिटी में पूरा फैल गया ये गैस, तो बहुत सारे लोगों को मार डाला, इंजरी हो गया, बहुत पब्लिक नुकसान हुआ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या वो ओनर जो है वो कह सकता है कि भैया हम थोड़ी ना जानबूझ के किए थे? तभी कोर्ट ने बोला कि भैया यहाँ पे रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का रूल जो है वो लग जाएगा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपके जो जगह है यहाँ से आपका डेंजरस सब्सटेंस जो है वो निकल गया, है कि नहीं? वो निकल गया, ठीक है, वो निकल गया एंड पब्लिक को हार्म किया, तो आपके ड्यूटी बनता है टूवर्ड्स पब्लिक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, इट वॉज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट हार्मफुल ओरियम गैस विच लीक्ड फ्रॉम प्लांट मतलब वो फैक्ट्री वगैरह, श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स एंड इंजर्ड द वर्कर्स एंड नेबरहुड comes under the case of absolute and strict liability without any exception। तो ये absolute and strict liability के अंडर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ये दोनों केस, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं, absolute and strict और strict liability, ठीक है। इसमें पहला हम लोग ने देखा क्या, liability for inevitable accident, ये खत्म हो चुका है, ठीक है।
अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक, गलती, ठीक है, इनएविटेबल मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि सच केसेस आर वेयर एक बंदा इंटरफियर करता है किसी के भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का या फिर रेप्यूटेशन का। किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप जा रहे हो, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ट्रेस पासर्स, ठीक है, ट्रेस पासिंग ऑफ लैंड, ट्रेस पासिंग ऑफ लैंड, ठीक है, ट्रेस पासिंग ऑफ लैंड, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है फॉर दिस, ठीक है। समझ में आ रहा है कि आपने किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप चले गए विदाउट एनी परमिशन, गॉट इट, तो ये चीज़। फिर तीसरा, विक्रियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, विक्रियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच केसेस इज इम्प्यूटेड बाय लॉ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोशल पॉलिसी और एक्सपेंडेंसी। दिस केसेस इन्वॉल्व लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर द एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट। सिंपल चीज, यहाँ पे मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप आ जाता है। देखो आपका सर्वेंट ने अगर किसी भी प्रकार का गलत काम किया है, बाय एक्सीडेंट टॉर्टियस एक्ट किया है, समझ में आ रहा है, तो उसका जो भुगतान है वो आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, सुनो। आप रास्ते पे जा रहे थे, आपके कार में आपका ड्राइवर चला रहा था गाड़ी एंड बाय एक्सीडेंट उसने किसी इंसान को ठोक दिया और उसको इंजरी हो गया है। अब उसका भुगतान कौन करेगा, ड्राइवर करेगा या आप करोगे? भैया आपका सर्वेंट है तो आप करोगे। समझ में आ रहा है, कौन करेगा, आप करोगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच केसेस इम्प्यूटेड बाय लॉ on the grounds of social policy or expediency. These cases involve liability of master for the act of his servant. समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Strict or absolute liability is completely clear and no need to be explained again, right? अच्छे से समझ में आ चुका है, right? अच्छा सुनो, ये जो strict liability है ना, इसका कुछ exceptions है। strict liability का कुछ exceptions है, ठीक है। इसी strict liability का कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब छूट, कि इन केसेस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं होने वाला। पहला, अगर डैमेज हो ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, अगर लैंड को, जमीन को आपने नेचुरली यूज किया लेकिन फिर भी डैमेज हुआ, तब। अगर कंसेंट ले लिया आपने प्लेंटिफ का, तब। मतलब क्या समझो, मतलब मैं समझाता हूं। जैसे यहाँ पे अगर राम है यहाँ पे और यहाँ पे शाम, तो राम का जो रिजर्वर वो ब्लास्ट कर गया एंड वो पानी चला गया शाम के वहाँ पे। लेकिन रिजर्वर बनाने से पहले अगर राम ने शाम से पूछा था कि भाई मैं रिजर्वर यहाँ पे बनाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो तब जाके शाम कंपेंसेशन नहीं मांग सकता, क्योंकि शाम ने ही अलाउ किया था, ठीक है ना। कंसेंट ले लिया हम लोगों ने भैया प्लेंटिफ का पहले ही। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी तीसरे इंसान की वजह से कोई बंदा आके रात में आके रिजर्वर तोड़ के चला गया, समझ में आ रहा है, तब थर्ड पार्टी के एक्ट में। स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ करना, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड मतलब एक्ट ऑफ गॉड में आता है भैया फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, ठीक है, फिर सुनामी, फिर आता है आपका फ्लड, ठीक है, फिर आता है फायर। ये एक्ट ऑफ गॉड मतलब भगवान ने करवाया चीज़। अर्थक्वेक समझ में आ रहा है ना, ये सारा चीज़ इसमें नहीं। फिर एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट। प्लेंटिफ कौन है यहाँ पे? प्लेंटिफ वो इंसान जो केस कर देता है। तो यहाँ पे कौन केस कर देगा? शाम केस कर देगा। तो इसके खुद की गलती की वजह से ये टूट गया। ये एक दिन क्या गया, ये यहाँ पे आया एंड वो देख रहा था ये लकड़ी कितना मजबूत है और इसके भाले से मारता रहा लकड़ी पे, लकड़ी टूट गया, नहीं गिर के उसके यहाँ पे चला गया। समझ पा रहे हैं? प्लेंटिफ का डिफ़ॉल्ट है भाई मेरे, ठीक है। डिफेंडेंट का डिफ़ॉल्ट नहीं है, प्लेंटिफ का डिफ़ॉल्ट है। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं, मैंने समझा रखा है आपको, एग्जामिनेशन में आ जाता है, ठीक है। अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। उसके बाद सीधा हम लोग जाएंगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे, वहाँ पे कुछ है, वहाँ से हम लोग कुछ कर लेंगे, ठीक है।
आओ चलते हैं। ये तो हम लोगों ने कर लिया है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल ऑफ राइलैंड वर्सेस फ्लेचर इन केसेस ऑफ एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन हैजर्डियस, ये तो हम लोगों ने देख लिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है कि नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है विक्रियस लाइबिलिटी। याद है तीन प्रकार के लाइबिलिटीज़ होते हैं, तीन प्रकार के लाइबिलिटीज़ होते हैं। एक है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे विक्रियस लाइबिलिटी, उसके बाद हम लोग करेंगे विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, विक्रियस लाइबिलिटी देखने वाले हम लोग। सुनो, विक्रियस लाइबिलिटी में 4 डिविजन्स है। एक है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का डिवीजन, दूसरा है मास्टर एंड सर्वेंट का डिवीजन, तीसरा है प्रिंसिपल एंड एजेंट का डिवीजन, चौथा है पार्टनर्स इंटर्स। ठीक है, ये हम लोग आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप। देखो सुनो, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लाइन बताए, बोले ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर, कोई बंदा अगर किसी दूसरे के द्वारा जरिए कोई काम कर रहा है तो हम लोग ये मान के चलेंगे ही इज़ एक्टिंग हिमसेल्फ, ही इज़ एक्टिंग हिमसेल्फ। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये कौन सा केस था? लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ, लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ एंड कंपनी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अच्छा, ये है क्या, मतलब क्या है? मतलब अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि भैया जाके वो काम करके आ जा, और एजेंट वो काम करके आ गया, लेकिन वो काम जो है वो टॉर्टियस क्राइम में आता है, मतलब टॉर्टियस लाइबिलिटी में आ जाता है, मतलब कोई भी जो है सिविल रॉन्ग में आ जाता है, तो ये एजेंट का गलती नहीं होगा, ये प्रिंसिपल का गलती होगा, एंड प्रिंसिपल को भुगतान करना होगा, ना कि एजेंट को। क्यों? क्योंकि एजेंट ने काम किया एज पर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने जो बोला उस प्रकार से एजेंट ने काम किया है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अच्छा सुनो, ये जो लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ है, इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ऐसा कि देखो, उसका जो क्लर्क था, क्लर्क मैनेजिंग क्लर्क, क्लर्क मतलब वही एजेंट, ठीक है, ऑफ अ फर्म, वाइल एक्टिंग इन इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब काम करने के समय उसने फ्रॉड कमिट किया। किसके अगेंस्ट? एक लेडी के अगेंस्ट जो है फ्रॉड कमिट किया। वो लेडी भी क्लाइंट है, और क्या किया कि उसको साइन करवा दिया, इंड्यूसिंग मतलब उसको धोखे से साइन करवा दिया, टू साइन डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू हिम, ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू हिम, मतलब उस क्लर्क के नाम पे सारा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाए, इस प्रकार का साइन करवा दिया उस लेडी के, मतलब उस क्लाइंट से। एक क्लाइंट किसका था? प्रिंसिपल का था। तो वो जो ही हैड डन सो विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल को बिना बताए ये काम किया उन्होंने, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल ही लायबल रहेगा। हु वाज लायबल बिकॉज द फ्रॉड वाज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये क्लाइंट जब जो एजेंट है, मतलब क्लर्क, ये जब एम्प्लॉय था इस प्रिंसिपल का, तभी ये कांड हुआ है, तो इसलिए प्रिंसिपल को लायबल करवा देंगे। समझ में आ रहा है? आप देखते हो कभी कभार यार, ट्रक वगैरह जो एक्सीडेंट करके निकल जाता है तो पकड़ते किसको है? ट्रक के मालिक को, ट्रक एजेंसी के मालिक को, वही कंपनसेट करता है कि नहीं? उस प्रकार का। ठीक है, फिर देखो पार्टनर्स के बारे में क्या बताएं। फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय ए पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, ऑल अदर पार्टनर्स आर लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द गिल्टी पार्टनर। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज जॉइंट एंड सेवरल। हैमलिन वर्सेस ऑस्टन, ठीक है, ये केस एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ सुनो, एक पार्टनर ने, वन ऑफ द टू पार्टनर, दो में से एक पार्टनर ने ब्राइब कर दिया। किसको ब्राइब किया? प्लेंटिफ के क्लर्क को। प्लेंटिफ के क्लर्क का मतलब क्या? प्लेंटिफ कौन होता है? जो केस कर देता है आपके ऊपर। ये पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स है, इनमें से एक पार्टनर ने ये जो केस कर दिया, अब ये केस कर दिया तो क्या बन चुका है? प्लेंटिफ। ठीक है, इन्होंने केस किया, इसके क्लर्क को घूस खवाया, ब्राइब किया। देखो, induced him to divulge secrets relating to his employer's business, मतलब ये जो केस कर दिया जिस इंसान ने, ये जो प्लेंटिफ है, इसका तो क्लर्क है ना ये, तो इस प्लेंटिफ का जो बिजनेस है, इसका जितने भी सीक्रेट्स है वो एक इस क्लर्क से मंगवा लिया। किसने मंगवा लिया? एक पार्टनर ने। मतलब कौन सा पार्टनर? दूसरे कंपनी का पार्टनर है ये, ठीक है। तो अपने कंपटीटर का बिजनेस जो है उसका सीक्रेट्स जानने का बहुत इच्छा था एक पार्टनर को, उसने क्या किया? अपने सामने कंपटीटर का जो बिजनेस है उसके एक क्लर्क को पैसा देके उसका सीक्रेट्स निकाल लिया। तो कोर्ट ने बोला कि भैया इसमें भले ही एक ही पार्टनर ने ये क्राइम किया हो,
लेकिन दोनों पार्टनर को कंपेंसेट करना होगा इस चीज़ में। समझ में आ रहा है? इट वॉज हेल्ड दैट बोथ द पार्टनर्स वर लायबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय वन ऑफ देम। ठीक है, एक ने टॉट किया लेकिन दोनों को लायबल करवा दिए। नेक्स्ट है मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर एंड सर्वेंट के जो प्रोविजंस है, इसमें हम अपने को एक मैक्सिम देखने को मिलता है जो कि है रेस्पोंडिएट सुपीरियर। मतलब रिस्पोंडिएट सुपीरियर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। मतलब प्रिंसिपल को लायबल बनाओ। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल को लायबल बनाओ। तो यहाँ पर यही चीज़ है ऑन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब तक वो एम्प्लॉयमेंट में है, सर्वेंट मास्टर के एम्प्लॉयमेंट में है, वो किसी भी प्रकार का टॉर्टियस क्राइम अगर कर रहा है, तो मास्टर लायबल रहेगा उसके लिए। किसके लिए? मास्टर लायबल रहेगा। समझ में आ चुका है? ठीक है, ये यहीं तक पढ़ते हैं, इसको और डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखो एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। It is to be remembered that an employer is vicariously liable for the tort of his servant committed in the course of their employment, but he is not liable for the torts of those who are in his independent contractor। इसका मतलब क्या होता है समझो। एम्प्लॉयर का बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, इसके द्वारा तो काम करवाता ही है, लेकिन एम्प्लॉय जो है एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा भी काम करवाता है। समझ में आ रहा है? तो एम्प्लॉयर को हमेशा याद रखना अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर हमेशा कंट्रोल रहेगा, है कि नहीं? एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंट्रोल रखेंगे। लेकिन कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर हो, फॉर एग्जांपल CA, CS, CMA, इनको लगवा दिए काम पे, तो इनके ऊपर थोड़ी ना एम्प्लॉयर का कंट्रोल है, ये तो इंडिपेंडेंट काम करते हैं ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर एम्प्लॉई टॉर्ट करे तो एम्प्लॉयर लायबल है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर टॉर्ट करे तो भैया वो अकेले ही लायबल रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो, लेकिन कब एम्प्लॉयर जो है वो लायबल रहेगा? देखो, व्हेन एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन कुछ केसेस है जहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के काम पे एम्प्लॉयर ही लायबल रहेगा। कब? दिस में हैपन इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 ways। व्हेन एम्प्लॉयर ऑथराइज हिम टू कमिट अ टॉर्ट। जब एम्प्लॉयर ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया कि भैया जाके तू ये काम कर, और वो काम टॉर्टियस काम ही है। समझ में आ रहा है? तब इन टॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, या तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर में आ जाता है ये प्रोविजन, या तो नेग्लिजियंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। क्या बताइए? नेग्लिजियंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजिएंट था तब भी भैया एम्प्लॉयर को हम लोग ठोक देंगे, एंड इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी एम्प्लॉयर को ठोक देंगे। एंड अगर एम्प्लॉयर ने खुद जो है ऑथराइज किया हुआ है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, भाई जाके काम कर तू, तब भी। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन कब? व्हेन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। कब? एन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इफ ही हैज टेकन केयर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, द ओनर ऑफ लॉरी वॉज, अच्छा ये है केस फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लॉन्ड्री कंपनी। यहाँ पर क्या हुआ? द ओनर ऑफ लॉरी वॉज हेल्ड नॉट लायबल व्हेन ए थर्ड पार्टी व्हीकल वॉज डैमेज्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नेग्लिजेंट रिपेयर ऑफ हिज लॉरी बाय ए गैरेज प्रोप्राइटर। Employers of independent contractor are liable for the collateral negligence of their contractors in the course of his employment, where A employed B, अच्छा यहाँ पर देखो, A employed B to fit casement windows into certain premises, B servant negligently put a tool on the sill of the window on which he was working at the time. The wind blew the casement open and the stool was knocked off the sill on the passerby. The employer was held to be liable because the harm was caused by the work on a highway and duty lies upon the employer to avoid harm. ये केस तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर ये केस है फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लॉन्ड्री कंपनी। ठीक है, इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये, द ओनर ऑफ द लॉरी, जो ओनर है लॉरी का, वॉज हेल्ड नॉट लायबल व्हेन ए थर्ड पार्टीज व्हीकल was damaged
इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नेग्लिजेंट रिपेयर ऑफ हिज लॉरी बाय ए गैरेज प्रोप्राइटर। इसका मतलब सुनो, अच्छे से सुनो। एक लॉरी फॉर एग्जांपल कार, ठीक है, कार था, कार को रिपेयर करवाया मैंने एक गैरेज से, लेकिन वो उस गैरेज वाले ने कार का सही से रिपेयर नहीं करवाया, ठीक है, सही से रिपेयर नहीं करवाया, और वो कार चलाने समय वो थर्ड पार्टी के व्हीकल को जाके ठोक दिया क्योंकि उसका ब्रेक फेल था और उसने लेकर गया गैरेज पे, लेकिन गैरेज ने सही से रिपेयर नहीं करवाया। तो क्या ये लॉरी का, ये कार का जो ओनर है वो रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, क्योंकि गैरेज वाला रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसने सही से काम करके नहीं दिया। ठीक है, ये एक चीज़ हो चुका है। अलग अलग समझ में आ रहा है ना, कि मैं जाके मेरा काम मैंने मैकेनिक को बोल दिया भैया ठीक कर दो, उसने सही से ठीक नहीं कर दिया, वो तो मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना है, वो मैकेनिक वो गैरेज मेरे कंट्रोल में है नहीं। तो ये बन जाएगा भैया, इस केस में वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है एंड मैं भैया नहीं होने वाला, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला। उसी जगह पे फॉर एग्जांपल एक हाईवे पे एक बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, हाईवे पे एक बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पे एक एम्प्लॉई जो है वो काम कर रहा था। एम्प्लॉई ने विंडो के ऊपर एक हैमर रख दिया फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, सब एग्जांपल्स ही है, आप एग्जांपल के तौर पे लो, ये एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला, आप एग्जाम्पल ही याद रखो, सिर्फ केस याद रखना है। तो हैमर जो है अचानक ऊपर से गिर गया, हवा के झोंका दिए, ऊपर से गिर गया एंड बिल्डिंग के नीचे एक बंदे के माथे पे लग गया एंड वो स्पॉट ऑन मतलब डेथ हो गया, स्पॉट डेथ हो गया, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर का काम है भैया तुमको देख के रखना है कि तुम जो काम करवा रहे हो वो सही से हो रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट, ये तो हम लोगों ने देखा ही है। अ रॉन्गफुल एक्ट ऑथराइज्ड बाय एम्प्लॉयर और अ रॉन्गफुल एंड अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट ऑथराइज्ड बाय एम्प्लॉयर। या तो एक एक्ट जो है जो ऑथराइज किया एम्प्लॉयर ने वो किया आपने रॉन्गफुल एक्ट, या तो अ रॉन्गफुल एंड अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट, तरीका भी आपने गलत बताया। किसने गलत बताया? एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉई को समझ में आ रहा है, तब जाके एम्प्लॉयर जो है ख़त्म, ठीक है, उसके ऊपर लग जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इनमें आपको सिर्फ केस याद रखना है, सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्थर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विक्रेस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, विक्रेस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, यहाँ पे दो पोजीशंस को कंपेयर करवाया, ठीक है, दो पोजीशंस, एक है इंग्लैंड वाला पोजीशन, एक है इंडिया वाला पोजीशन, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा बहुत ब्यूटीफुल, सुनो। इंग्लैंड में क्या होता है, देखो, एट कॉमन लॉ द क्राउन कुड नॉट बी सूड इन टॉर्ट। इंग्लैंड में ना क्राउन मतलब क्या, वो गवर्नमेंट, उसको सू नहीं कर सकते हम टॉर्ट में, ईदर फॉर रॉन्ग एक्चुअली ऑथराइज्ड बाय इट और कमिटेड बाय इट सर्वेंट। उसके सर्वेंट ने चाहे रॉन्ग कर दिया तब भी आप क्राउन को सू नहीं कर सकते, चाहे क्राउन ने ही कहा हो कि भैया तुम जाके गलत काम करके आओ तब भी तुम क्राउन को सू नहीं कर सकते। इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, with the passing of the Crown Proceeding Act 1947, the Crown is liable for the torts committed by its servant just like a private individual. Thus, in England, the Crown is now vicariously liable for the tort of its servant. अब 1947 के बाद ऐसा हुआ कि भैया क्राउन भी लायबल है, समझ में आ रहा है, क्राउन भी लायबल रहेगा। उससे पहले क्राउन लायबल नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इंडिया में सर ये इंग्लैंड वाला काय पर आ रहा है, अब क्या कर सकते हैं भैया। बहुत सारे लॉस ऐसे हैं जो हम लोगों ने छाप रखा है ना, अलग अलग कंट्री से हमने लॉ छाप रखा है, तो उनका भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ इंडिया, अच्छा इंडिया में थोड़ा अलग है, देखो। वेयर ए केस ऑफ गवर्नमेंट लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स कम, जब भी गवर्नमेंट लाइबिलिटी आ जाता है किसी भी टॉर्ट के केस में बिफोर द कोर्ट, द क्वेश्चन इज, वहाँ पे क्वेश्चन आता है वेदर द पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक्टिविटी विच गेव राइज, जिसके कारण वो टॉर्ट हुआ, वॉज द सॉवरियन फंक्शन और नॉन सॉवरियन फंक्शन। दो क्वेश्चन आएगा, क्या वो सॉवरियन फंक्शन के लिए था या फिर नॉन सॉवरियन फंक्शन के लिए था, ठीक है। गवर्नमेंट के कारण, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के कारण अगर कोई टॉर्ट हो रहा है तो दो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, क्या वो कार्य जो गवर्नमेंट ने किया जिसके कारण टॉर्ट हुआ है, क्या वो सॉवरियन फंक्शन कारण था, मतलब सॉवरियन फंक्शन के लिए वो कार्य किया गया था बाय द गवर्नमेंट, या फिर नॉन सॉवरियन फंक्शन के लिए। अगर सॉवरियन फंक्शन के लिए किया गया है तो इट कुड क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द टॉर्टियस लाइबिलिटी, ठीक
ठीक है, तो आप इम्यूनिटी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। अच्छा, अब आप पूछोगे कि भैया नॉन सॉवरेन फंक्शन क्या है फिर? मतलब जनरली जो एक्टिविटीज़ कॉमर्शियल नेचर का होता है और दोज विच कैन बी कैरीड आउट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर टर्म्ड एज नॉन सॉवरेन फंक्शंस। समझ में आ रहा है? चलो ओके। उसके बाद आपको यह से कुछ नहीं करना है, आपको करना है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, टॉट्स और रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम को का गलत कुछ हुआ हो, कैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे कुछ है। एन एक्शन फॉर डैमेजेस लाइज इन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रॉन्ग विच आर स्टाइल्ड एज इंजुरीज टू पर्सन। ये इंजुरीज को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंजुरी कितने प्रकार का टॉटियस इंजुरी हो सकता है? टॉट में किस किस प्रकार का इंजुरी हो सकता है? एक तो हो सकता है बैटरी, दूसरा हो सकता है असल्ट, तीसरा हो सकता है बॉडीली हार्म, ठीक है। क्या क्या बताइए? बैटरी, असल्ट, बॉडीली हार्म। दिख रहा है भैया? बैटरी, असल्ट, बॉडीली हार्म, ठीक है। बैटरी, फिर से असल्ट, बॉडीली हार्म, 3 करके करेंगे, और बहुत सारा है, टेंशन मत लो। 3 करके, बैटरी, असल्ट, बॉडीली हार्म। क्या है बैटरी का मतलब? क्या होता है बैटरी का मतलब? होता है बिना परमिशन छूना, बिना परमिशन किसी को छूना। टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉट ऑफ बैटरी। बैटरी करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है? देखो, 2 थिंग्स आर वेरी वेरी नेसेसरी। पहला, यूज़ ऑफ फोर्स। आप किसी को छू रहे हो, टच कर रहे हो, तो उसमें फोर्स लग रहा है, थोड़ा धक्का दे रहे हो तो उसमें फोर्स लग रहा है, मतलब हल्का सा धक्का, एक उंगली से भी अगर धक्का दे रहे हो, वो वाला यूज़ ऑफ फोर्स। हाउएवर ट्रिवियल इट मे बी, मतलब जितना भी कम फोर्स का हो जाए, ठीक है, विदाउट द प्लेंटिव्स कंसेंट। प्लेंटिव के कंसेंट के बिना ही आप उसको छू रहे हो, ऐसे मतलब पॉइंट कर रहे हो, उंगली से आप उसको पुश कर रहे हो, तब भी जितना भी ट्रिवियल क्यों ना हो जाए, जितना भी कम क्यों ना हो जाए, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। एक है प्लेंटिव के कंसेंट के बिना, दूसरा विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। अगर पकड़ लो प्लेंटिव एक जगह पे खड़ा था, ऊपर से झूमर गिर के नीचे गिर रहा था उसके ऊपर, ठीक है, या तो उनके ऊपर, तो उस लड़की को बचाने के लिए आपने उसको टच किया, उसको हटाया सामने से, वो अलग चीज़ है, वो लॉफुल जस्टिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन विदाउट कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन, कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन है ही नहीं आपको, आपके पास कि आपने ये काम क्यों किया, तो एट दैट मोमेंट उसको कहलाया जाएगा बैटरी, ठीक है। असल्ट, असल्ट मतलब बताइए ना। असल्ट कोई भी एक्ट होता है ऑफ द डिफेंडेंट विच डायरेक्टली कॉजेज द प्लेंटिफ इमीडिएटली टू एप्रीहेंड अ कॉन्टैक्ट विथ हिज पर्सन, ठीक है। मतलब असल्ट मतलब धमकी देना, समझ में आ रहा है? असल्ट एक प्रकार का धमकी देना होता है कि मैं तुमको मारूंगा। असल्ट जो है वो क्या होता है? वो एक प्रकार का धमकी होता है जो आप प्लेंटिफ को दे रहे हो कि भैया मैं तो तुमको बैटरी करने वाला हूँ। बैटरी मतलब तुमको टच करने वाला हूँ, तुमको मारने वाला हूँ, इस प्रकार असल्ट करना। असल्ट तो पता ही भैया आपको, तो असल्ट, ठीक है। बॉडीली हार्म मतलब आपने फिजिकल हार्म किया, किसी को फिजिकली हार्म किया। अ विलफुल एक्ट ऑफ डिफेंडेंट कैलकुलेटेड टू कॉज फिजिकल हार्म टू प्लेंटिफ एंड इन फैक्ट कॉजिंग फिजिकल हार्म टू हिम इज अ टॉट। समझ में आ रहा है? तो आपने अगर किसी प्रकार का बॉडीली हार्म किया उसको तो, ठीक है। उसके बाद है आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है कि फॉल्स इम्प्रिजन का मतलब होता है आपने किसी भी इंसान के, व्यक्ति के लिबर्टी, फ्रीडम के ऊपर आपने पाबंदी लगा दिया है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के फ्रीडम के ऊपर आपने किसी प्रकार का पाबंदी लगा दिया है विदाउट सफिशिएंट लॉफुल जस्टिफिकेशन। आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं कि आपने क्यों इसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब तो यही होता है ना, लिबर्टी को छीन लेना, है कि नहीं? प्रिजन में डाल देना। प्रिजन में खाना पानी सब देते हैं, क्या छीन लिया जाता है? फ्रीडम, लिबर्टी। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट यही होता है, ठीक है। अब ये एक, इट मीन्स अनऑथराइज्ड रिस्ट्रेंट ऑन पर्सनस बॉडी, ठीक है। What happens in false imprisonment is that a person is confined with certain limits so that he cannot move about and so his personal liberty is infringed. जेल में घुसा दिया तो कहाँ से मूव करोगे आप? It is a serious violation. तो ये false imprisonment, ठीक है। Malicious prosecution का मतलब क्या होता है?
मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है ये बताइए। हाँ जी, आपके ऊपर झूठा केस करवा देना। झूठा केस भैया बहुत फेमस है, बहुत बहुत फेमस है। झूठा केस किसी के भी साथ हो सकता है, ये चीज़ आप जो देख रहे हो ना आपके साथ भी हो सकता है फ्यूचर में, तो ये अच्छे से समझना। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट इन इंस्टिगेटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अनदर मैलिशियसली एंड विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज विच terminate in favor of that other and which results in damage to his reputation, personal freedom और property। तो malicious prosecution से क्या क्या हो जाता है भैया? हाँ जी, रेपुटेशन डाउन हो जाता है, पर्सनल फ्रीडम छीन लिया जाता है। अब इसके होने से मतलब क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स रहेंगे, ये कैसे होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? बताया कि देयर मस्ट हैव बीन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट। ठीक है ना, डिफेंडेंट ने, तो देयर मस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट के वजह से प्लेंटिफ को किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा। समझ में आ गया? पकड़ लो यार, आजकल तो फेमस है, किसी के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो, हो गया, तांडव मच जाएगा, न्यूज़ रिपोर्टर वाले आ जाएंगे। प्रूफ क्या है वो बाद में, पहले भैया लड़की को लेकर चलो, अरेस्ट करो इसको। समझ में आ रहा है वो वाला चीज़? तो फिर देयर मस्ट हैव बीन वांट ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज फॉर द प्रोसिक्यूशन। ठीक है, देयर मस्ट हैव बीन वांट ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, कुछ तो कारण हुआ होगा ना प्रोसिक्यूशन का। द डिफेंडेंट मस्ट हैव बीन एक्टेड मैलिशियसली। अब प्लेंटिव ने डिफेंडेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इसने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया मेरे ऊपर। ठीक है, तो डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड मैलिशियसली। डिफेंडेंट मतलब जिसके ऊपर केस कर दिया हम लोगों ने, उसने मैलिशियसली एक्ट किया होगा। ठीक है, द प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड डैमेज। प्लेंटिफ ने डैमेज सफ़र किया एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। हाँ जी, द प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव बीन टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो हमने टर्मिनेट कर दिया, किसने? लॉ ने टर्मिनेट कर दिया, किसके फेवर पे? प्लेंटिफ के फेवर पे। यह है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यही होता है कि आप इंस्टिगेट कर रहे हो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को किसी भी इंसान के अगेंस्ट में, जो कोई कारण ही नहीं था, आपको करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कर दिया, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, नर्वस शॉक का मतलब होता है किसी को इतना डरा देना कि वो नर्वसली शॉक हो जाए, नर्वस शॉक हो जाए, इन शॉक में चला जाए, शॉक में चला जाए। कहते हैं ना कि इस बंदे को ये शॉक में चला गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इट प्रोवाइड्स रिलीफ व्हेन ए पर्सन में गेट फिजिकल इंजरी नॉट बाय एन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट नहीं हुआ है, मतलब स्टिक, बुलेट वगैरह से इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन शॉक, सदमा में चला गया है। ठीक है, इसके अगेंस्ट आप मांग सकते हो, क्या बताइए ना? हाँ जी, रिलीफ। डिफेमेशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, बदनाम करना। ठीक है, अगर कोई किसी भी प्रकार का डिफेमेशन हो रहा है, डिफेमेशन इज एन अटैक ऑन द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन। इट मीन्स दैट समथिंग इज सेड और डन बाय ए पर्सन विच अफेक्ट्स द रेप्यूटेशन ऑफ अनदर। समझ में आ रहा है? तो डिफेमेशन के अगेंस्ट केस कर सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ चुका है? ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अच्छा रेमेडीज इन टॉर्ट। जुडिशियल रेमेडीज है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है। जुडिशियल रेमेडीज है, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कोर्ट से, इंजंक्शन मांग सकते हो। ठीक है, अ पर्सन में बी प्रोहिबिटेड टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे और कंपेल्ड टू डू सर्टेन एक्ट अंडर द रेमेडी ऑफ इंजंक्शन। स्पेसिफिक रिस्ट्रेन हो सकता है प्रॉपर्टी का। ये 3 प्रकार के डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को दोबारा रिस्टोर करना। एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल है जैसे सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। पकड़ लो कोई आपको असल्ट करने का कोशिश कर रहा है, कोई आपको बॉडीली हार्म करने की कोशिश कर रहा है, कोई बैटरी करने की कोशिश कर रहा है, तो आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास कर सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास मतलब एन ऑक्यूपायर ऑफ लैंड और एनी पर्सन विथ हिज ऑथोरिटी में यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रिवेंट ट्रेसपासर्स। आप फोर्स कर सकते हो दूसरों को आपके लैंड में, जमीन में ना आने के लिए। री एंट्री ऑफ लैंड मतलब आप रीपोजिशन ले सकते हो आपके लैंड का। अ पर्सन रॉन्गफुली डिस्पोज्ड ऑफ लैंड में रीटेक पोजेशन ऑफ लैंड इफ ही डू सो इन ए पीसफुल एंड रीजनेबल मैनर। समझ में आ रहा है? रीपोजिशन करना। रिकैप्शन ऑफ गुड्स। रिकैप्शन ऑफ गुड्स मतलब इट इज नीदर ए क्राइम नॉर ए टॉट फॉर ए पर्सन एंटेल्ड टू पोजेस ऑफ द कैटल टू टेक इट ईदर पीसफुली और बाय द यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स फ्रॉम वन हु हैज रॉन्गली टेकन इट और रॉन्गली डिटेन इट। कैटल मतलब
कैटल मतलब गाय भैंस। तो ये सारे जो है ना, ये आप रिकैप्शन कर सकते हो, जिसने आपका गाय भैंस रोक रखा है उससे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, एबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस मतलब क्या है कि आप न्यूसेंस को रोक सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके नेबर के घर से पेड़ जो है उनका ब्रांचेस आपके घर में घुस चुका है, तो आप काट डालो उसको, हो गया। द ऑक्यूपायर ऑफ लैंड में लॉफुली अबेट टर्मिनेट बाय हिज ओन एक्ट any nuisance injuriously affecting it, thus he may cut overhanging branches as spreading roots from his neighbors। समझ में आ रहा है? But upon giving notice by choosing the least mischievous method, avoiding unnecessary damages। लेकिन सबसे पहले आप नोटिस दे देना, मिस्चीवियस मेथड मत यूज़ कर देना, अवॉइड करना अननेसेसरी डैमेजेस। डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट, इसका मतलब एन ऑक्यूपायर में लॉफुली सीज एनी कैटल और एनी चैटल विथ आर अनलॉफुली ऑन हिज लैंड डूइंग डैमेज। इसका मतलब क्या है? मतलब आप लोग देखते हैं ना कि भैया गाय भैंस लेकर आ जाते हैं किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे एंड उसको चराने लग जाता है, मतलब उसका जो ग्रास है वो सब खा लेता है वो गाय भैंस, तो उसको आप रिटेन कर सकते हो, आप सीज कर सकते हो कैटल को, ठीक है। गाय भैंस को आप सीज करके रख सकते हो क्योंकि वो इलीगली आपकी ज़मीन पे आके आपका सारा ग्रास खा लिया है। अब उसका डैमेज जब तक ना भर दे तब तक आप नहीं दोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहीं तक है ये पूरा चैप्टर। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। इसका नोट्स मैंने अवेलेबल करवा दूंगा, इसका MCQ वगैरह अवेलेबल करवा दूंगा वेबसाइट के ऊपर। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं भाई मेरे, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।